गुड मॉर्निंग फ्यूचर ऑफिसर्स, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू ITOP क्लासेस। दोस्तों, आज है अक्टूबर 13, वेंसडे का दिन है और हम लोग करने वाले हैं द इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर की एनालिसिस। मेरा नाम है सत्येंद्र चौधरी और रोज की तरह आपके लिए कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। चलिए ज़्यादा डिले नहीं करते हैं, सीधा काम की बात करते हैं। आपके इंडियन एक्सप्रेस के जो फ्रंट पेज पे जो सबसे पहली न्यूज़ है वो आती है आपकी वैक्सीन को लेके। अभी एक पैनल ने अप्रूव कर दिया है कि जो कोवैक्सीन है उसको जल्दी ही बच्चों के लिए हम लोग अप्रूव करने वाले हैं। कौन सी उम्र के बच्चे? बिटवीन 2 साल से लेके 18 साल के बच्चों को भी अभी वैक्सीन दी जाएगी। कौन सी वैक्सीन की बात कर रहे हैं हम लोग? कोवैक्सीन की बात कर रहे हैं। और जो कोवैक्सीन को डेवलप कौन कर रहा है? उसको एक इंडियन कंपनी ही डेवलप कर रही है। ठीक है, अभी देखिए, गवर्नमेंट ने एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी जिसने ये रिकमेंड किया है कि कोवैक्सीन, जो बायोटेक जो है इंडिया की कंपनी है, इंडिया की लोकल देसी कंपनी है, इसने कोवैक्सीन को बनाया है और इसको इमरजेंसी यूज के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी पूरी तरह से अप्रूवल नहीं मिला है क्योंकि अभी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से अप्रूवल मिलना बाकी है। अगर आप जैसे इंडिया में अभी क्या है, जो फाइजर की वैक्सीन है उसको हम लोगों ने ऑलमोस्ट अप्रूवल दे दिया है। अगर आप इंटरनेशनल की बात करो तो इस समय जाइडस कैडिला ये एक वैक्सीन है जिसका अप्रूवल मिल चुका है। उसके अलावा एक और वैक्सीन है मॉडर्ना, जिसको यूके में 12 साल से बच्चों के लिए अप्रूवल मिल चुका है। लेकिन अभी तक कोई वैक्सीन ऐसी नहीं है जो बिल्कुल छोटे बच्चे जो 2 साल 4 साल के होते हैं उनको अप्रूवल मिले। कईयों को अप्रूवल मिला है, वो ज़्यादातर अप्रूवल जो है वो 12 साल से ऊपर के हैं। तो लेट्स सी के बायोटेक की जो ये वैक्सीन है कोवैक्सीन, इसको भी अप्रूवल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखिए, इंडिया के द्वारा अप्रूवल देना एक अलग बात है, लेकिन WHO के द्वारा अप्रूवल देना एक अलग बात है। जैसे कोवैक्सीन की अगर हम लोग बात करें, कोवैक्सीन को WHO ने अप्रूवल दिया हुआ है, लेकिन आपकी जो कोविशील्ड को WHO ने अप्रूवल दिया हुआ है, लेकिन कोवैक्सीन को अभी तक WHO ने अप्रूवल नहीं दिया है। हालांकि इंडिया में कोवैक्सीन को पूरी तरह से अप्रूवल यहाँ पे मिला हुआ है। आप में से कई लोगों ने कोवैक्सीन को शायद लगवाया ही होगा, मोस्टली लोगों ने खैर कोविशील्ड ही लगवाया है। बट या देखिए, उसके बाद एक छोटी सी न्यूज़ यहाँ पे आती है कि आफ्टर अटैक्स J&K टू द माइग्रेंट स्टाफ। देखिए, बड़ा ही अनफॉर्चुनेट सा इंसिडेंट हुआ था कुछ दिन पहले। J&K में एक किसी स्कूल के अंदर कुछ टेररिस्ट लोग घुस गए और वहाँ पे पहले तो उन्होंने क्या किया, स्टाफ वालों का ID कार्ड चेक किया। उस ID कार्ड में जो हिंदू थे, वहाँ के प्रिंसिपल भी थे, टीचर भी थे, उनको बिल्कुल एकदम पॉइंट ब्लैंक पे उनको शूट कर दिया, जिसकी वजह से वहाँ पे जो नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन है इस समय J&K में, स्पेशली कश्मीर वाले एरिया में, उनके अंदर एक डर का माहौल बन गया है। जिनमें से कई सारे लोग जो वहाँ पे बिहार से थे या वेस्ट बंगाल से थे, आउटसाइड जो J&K थे ना, जो वहाँ पे एज अ टीचर या एज अ वर्कर जो वहाँ पे काम कर रहे थे वहाँ के सरकारी डिपार्टमेंट में, वो माइग्रेंट होके वापस चले गए थे। तो अभी वो काम पे नहीं जा रहे हैं क्योंकि उनके मन में एक तरह का डर है। लेकिन सरकार उनको कह रही है कि आप जल्दी से जल्दी काम पे आइए और काम आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन ये डर अभी बना हुआ है। लेट्स होप के फ्यूचर में इस तरह के इंसिडेंट ना हो और सरकार कुछ कड़े कदम वो यहाँ पे उठाए। खैर, मिलिटेंसी एक बहुत पुराना मुद्दा है J&K के अंदर। आज से नहीं, 1989 से, जब से वहाँ पे कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ था J&K से, अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लाखों कश्मीरी पंडित वहाँ से चले आए थे क्योंकि उनके ऊपर भी एक कोऑर्डिनेटेड एक अटैक किया गया था बाय द टेररिस्ट ग्रुप्स। इसी तरह के कुछ अटैक्स वहाँ पे अभी भी नज़र आने शुरू हो गए हैं, स्पेशली जब से 370 आर्टिकल वहाँ से हटाया है और अभी कुछ रिसेंट इंसिडेंट जब वहाँ पे हुए थे J&K के, तो उसको लेके भी। खैर, बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। लेट्स होप के इंडिया में और J&K में पीस बना रहे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आज का प्रीलिम्स का क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, कल का जो प्रीलिम्स वाला क्वेश्चन था वो ये था, with reference to the Indus Valley river system of the following 4 rivers, 3 of them। देखिए, ये इनमें से क्वेश्चन ये था कि इनमें से 3 रिवर किसी एक रिवर को ज्वाइन करती हैं और वो रिवर फाइनली इंडस को ज्वाइन करती है। देखिए, अगर आप इसका सीधा सा डायग्राम भी देखो ना, तो डायग्राम में ही आपको इसका आंसर मिल जाएगा। आपकी जो सतलुज रिवर होती है, जो सबसे साउथ में है, आपकी जो रावी रिवर है, जो चेनाब रिवर है, जो झेलम रिवर है, वो पहले सतलुज में आके मिलती है, उसके बाद सतलुज रिवर इंडस में जाके मिलती है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? एक्चुअली कई बुक्स में ऐसा भी लिखा हुआ है कि जो रावी, चेनाब, झेलम है ये सतलुज की ट्रिब्यूटरी हैं और सतलुज फर्दर इंडस की ट्रिब्यूटरी है। तो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन का ये खेल था। अगर आपने कभी अच्छे से इसको मैप को ऑब्जर्व किया होगा ना, ये आंसर आप इजीली फाइंड आउट कर सकते थे। यूपीएससी 2020 का क्वेश्चन है आपका ज्योग्राफी वाले सेक्टर से। खैर, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी ज्योग्राफी से ही लिया है मैंने।
क्या कहता है, देखिए ओशन करंट्स वगैरह आपने पढ़ा होगा, आपने प्रेशर बेल्ट्स को भी अच्छे से पढ़ा होगा कि एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है प्रेशर बेल्ट और ओशन करंट्स। अगर आपने वो ध्यान से पढ़ा हो ना तो इस क्वेश्चन का आप आंसर इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। पहले क्या कहता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द ट्रॉपिकल जोन का मतलब 23 डिग्री नॉर्थ एंड 23 डिग्री एंड हाफ साउथ, उसकी बात कर रहा है, उसके बीच में द वेस्टर्न सेक्शंस ऑफ द ओशंस आर वार्मर देन द ईस्टर्न सेक्शंस ओइंग टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द ट्रेड विंड्स। ओइंग मतलब उसकी वजह से, मतलब बिकॉज ऑफ दैट इन्फ्लुएंस ऑफ द ट्रेड विंड्स। अगर आपको पता होगा ट्रेड विंड क्या होती हैं, ट्रेड विंड हमारी जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट होती है और सब ट्रॉपिकल जो हाई प्रेशर बेल्ट रहती है उनके बीच में फ्लो करता है टुवर्ड्स इक्वेटर, है ना, वो हमारी ट्रेड विंड होती हैं। ईस्ट टू वेस्ट इसकी डायरेक्शन होती है, ईस्टर्ली ट्रेड विंड की वो बात कर रहा है। क्या उसकी वजह से वेस्टर्न सेक्टर में गर्म होते हैं ओशियंस, ये आपको बताना है। सेकेंड ऑप्शन क्या कहता है, इन द टेम्परेट जोन westerlies make the eastern section of the oceans warmer than the western sections। तो क्या टेम्परेट जोन में वेस्टर्ली की वजह से ईस्टर्न सेक्शन गर्म होते हैं? देखिए इस बात में तो कोई डाउट है नहीं कि ट्रॉपिकल जोन में वेस्टर्न ओशियंस ज्यादा गर्म होते हैं। इस बात में कोई डाउट नहीं है कि टेम्परेट जोन में ईस्टर्न ओशियंस ज्यादा गर्म होते हैं। लेकिन उसका कारण क्या है, उसके पीछे कॉज क्या है, वो आपको यहां पे बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ओनली वन, ओनली टू, बोथ एंड नीदर। इसका कमेंट सेक्शन में आप आंसर बताइए, लॉजिक लगाइए। इसका सही आंसर मैं आपको कल वाले एनालिसिस में दूंगा। बाकी सतलुज वाला आंसर आपने यहाँ पे देख ही लिया है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा यहाँ पे आपको एडवांस बुक्स पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ज्योग्राफी के मोस्टली क्वेश्चंस आप एनसीईआरटी से ही हैंडल कर सकते हैं। खैर कोवैक्सीन वाला तो हमारा हो ही गया, आगे बढ़ते हैं। आगे की जो न्यूज़ में हम लोग जाएंगे, ये तो पूरा फालतू का न्यूज़ है, यस ये हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। सरस्वती रिवाइवल 205 करोड़ रुपए का एक डैम प्रपोजल आया है। कहां पे आया है? हरियाणा में आया है। देखिए सरस्वती रिवर अभी आपको दिखाई नहीं देती होगी, क्योंकि सरस्वती रिवर अभी वो डिसअपियर हो गई है। अगर आप वेदों को पढ़ते हो तो हमारे जो पुराने वेद हैं, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, वहां पे सरस्वती रिवर का बहुत ज्यादा जिक्र किया गया है, क्योंकि उस समय 3-4 हजार साल पहले सरस्वती रिवर एक्चुअली यहाँ पे फ्लो किया करती थी। ऐसा होता बहुत टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से या ड्रॉट की वजह से वो सरस्वती रिवर खत्म हो गई। पास्ट में ऐसा होता रहता है, फ्यूचर में भी ऐसा होगा। रिवर का रिवाइवल होना, रिवर का डिसअपियर होना कोई नया फिनोमिना नहीं है। बहुत सारी क्लाइमेटिक रीजंस होते हैं, इसकी वजह से टेक्टोनिक रीजंस हो सकते हैं, उसका कोर सेक्शन चेंज हो गया होगा ना, बहुत सारे रीजन होंगे। खैर बात यह है कि आज के समय में हमारे यहाँ पे सरस्वती रिवर फ्लो नहीं करती है, लेकिन सैटेलाइट इमेजरी और बहुत सारे साइंटिफिक एविडेंस ये कहते हैं कि एक्चुअल में यहाँ पे कभी के समय सरस्वती रिवर फ्लो करती थी। एक डायग्राम आपको दिखाता हूं, देखिए आज के समय में जो घग्गर हकरा रिवर है, अभी तो इसका छोटा सा ही पोर्शन है जिसको घग्गर रिवर हम लोग बोलते हैं, यही कभी के समय में सरस्वती रिवर हुआ करती थी। लेकिन बाद में इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, इसका कोर्स ऑफ एक्शन चेंज हो गया, मे बी बिकॉज ऑफ द टेक्टोनिक एक्टिविटीज और समथिंग एल्स, क्लाइमेटिक एक्टिविटी कुछ भी हो सकता है ना, एक्स्ट्रा फ्लडिंग आ सकती है, वो कुछ भी रीजन हो सकता है। तो ये पुराना कोर्स हुआ करता था सरस्वती रिवर का, तो इंडस के पैरेलल हुआ करती थी ये। और जो आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो आपकी इंडस रिवर और सरस्वती रिवर के ऊपर ही, क्योंकि आप अगर पुराने वेदों को पढ़ो तो यही उसको बताया जाता है, राइट। तो बहुत प्राइमरी रिवर हुआ करती थी। अभी हुआ है, अभी ये है कि इसको कुछ खुदाई वगैरह करके सरस्वती रिवर के जो सोर्स है उसको फाइंड आउट किया गया है, और सरस्वती रिवर डिसअपियर हो गई थी, इसको फाइंड आउट किया गया है। बेसिकली हरियाणा में एक डिस्ट्रिक्ट है यमुनानगर, मैं भी यहाँ पे कई साल तक रहा हूँ। और उसके बाद कैथल से होते हुए फिर वह राजस्थान से, गुजरात से होते हुए बे ऑफ बंगाल आपकी अरेबियन सी में ड्रेन करती है। तो यहाँ पे 215 करोड़ रुपए का एक डैम बनाया जा रहा है सरस्वती रिवर को रिवाइव करने के लिए। तो कुछ एक दो दूसरी रिवर हैं, उनका पानी थोड़ा बहुत यहाँ पे डाइवर्ट किया जाएगा। और आज भी सरस्वती रिवर के अगर उस कोर्स में आप खुदाई वगैरह करते हो तो नीचे से आपको मीठा पानी मिलता है, वो तो पक्का एकदम से, लाइक बहुत सारे इंटरनेशनल और नासा या जो भी आप देख लीजिए, बहुत सारे एविडेंस मिलते हैं कि सरस्वती रिवर एक्चुअली यहाँ पे फ्लो किया करती थी। तो उसके रिवाइवल को लेकर थोड़ा सा ये यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका बन जाता है। खैर आगे बोलते हैं कि 60% नेवी फोर्सेस इन इंडो पैसिफिक रीजन नाउ, किसने कहा है? यूएसए के नेवी चीफ ने कहा है। क्या नाम है उनका? एडमिरल माइकल गिल्डे। ये इंडिया की 5 दिन की यात्रा पे हैं। तो इन्होंने इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस ऑफ चीफ स्टाफ है मिस्टर बिपिन रावत, उनके साथ मीटिंग किया। अब वो इंडिया में क्यों आए हुए हैं?
क्योंकि बे ऑफ बंगाल के अंदर मालाबार एक्सरसाइज का सेकंड फेज चल रहा है। इसका फर्स्ट फेज कहाँ पे हुआ था? फिलीपीन सी में हुआ था, है ना, ये हम लोगों ने कल किया था। तो उनसे कुछ सवाल वगैरह पूछे गए। देखिए इन्होंने कहा कि आज के समय में इंडियन जो ओशियन रीजन है ना, ये दुनिया का सबसे ज्यादा सेंसिटिव रीजन है और इसको स्टेबल रखना पूरी दुनिया की जिम्मेदारी है। अगर आप अमेरिका की बात करो तो अमेरिका का लगभग 60% जो नेवल फोर्सेज है ना आज के समय में वो इंडो पैसिफिक रीजन में ही एस्टेब्लिश हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चाइना डोमिनेशन की ट्राई कर रहा है और ये वेस्टर्न कंट्रीज कभी भी नहीं चाहेंगी कि चाइना यहाँ पे डोमिनेट करे, चाइना यहाँ पे प्राइमरी पावर रहे, क्योंकि चाइना ऐसी पावर है ना जो डिक्टेटोरियल पावर है, वो इंटरनेशनल रूल्स को रिस्पेक्ट नहीं करता है ना। उन्होंने जो है वेस्टर्न जो हमारी नेवल कमांड है मुंबई के अंदर और जो ईस्टर्न नेवल कमांड है विशाखापट्टनम के अंदर, उनको भी विजिट किया। ओके, तो उनका कहना है कि इस दुनिया में इंक्लूसिव एंड फ्री रूल बेस्ड ऑर्डर होना चाहिए रादर देन डोमिनेशन ऑफ पर्टिकुलर कंट्री। मालाबार एक्सरसाइज के अंदर कौन कौन सी कंट्री पार्टिसिपेट करते हैं इसको तो आपको सबसे पहले पता ही है। देखिए ये पॉइंट आप अपने नोटबुक में लिख सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट है। पूरी दुनिया में 61% जो कंटेनर ट्रैफिक है, मतलब जो शिप्स होते हैं, जो कंटेनर होते हैं, वो आपका इंडियन ओशन से पास होते हैं। दुनिया का 40% ग्लोबल ट्रेड और दुनिया का 60% ग्लोबल जीडीपी वो आपका इंडियन ओशन से पास होता है। इसी एक पॉइंट से आप समझ सकते हो कि इंडियन ओशन की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस यहां पे है। तो पूरी दुनिया चाहती है कि इंडियन ओशन एक पीसफुल एक रीजन बना रहे, यहां पे किसी तरह का क्लैश ना हो। ओके, चलिए आगे कहता है कि कैबिनेट नोड टू फेज 2 ऑफ द स्वच्छ भारत मिशन अमृत, इन दोनों को कैबिनेट ने अभी अप्रूवल किया है। देखिए कैबिनेट, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि क्या कैबिनेट जो ये वर्ड है क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि नहीं है। अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी हुई है तो आपको इसका पता होगा कि कैबिनेट कॉन्स्टिट्यूशन में अगर मेंशन है तो कौन से आर्टिकल में मेंशन है। प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन है, कल वाले क्वेश्चन में इसका एनालिसिस में इसका आंसर दूंगा। अगर आपको नहीं पता है तो अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, ठीक है। चलिए क्या कहता है, अभी स्वच्छ भारत मिशन अर्बन और अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड द अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत 2, इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था। इसको सरकार ने हरी झंडी दे दी है इनके इंप्लीमेंटेशन के लिए। जो स्वच्छ भारत अर्बन मिशन है इसको अप्लाई किया जाएगा 2025-2026 तक, यानी कि अगले 5 साल के मंजूरी दे दी गई है। स्वच्छ भारत मिशन का इस समय जो मेन एम रहेगा, जो मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा, वो रहेगा ओपन डेफिकेशन फ्री। ओपन डेफिकेशन मतलब जो खुले में लोग शौच करते थे ना, उसको दूर करने की बात कर रहे हैं। उसके अलावा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की यहाँ पे बात चल रही है कि इंडिया में जितनी सिटीज हैं सभी जगह पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को हम लोग प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे। उसके अलावा जो मैनेजिंग वेस्ट वाटर उसको भी मैनेज करना है। ऐसी सिटीज में जिनकी जनसंख्या जो है 1 लाख या उससे जो है कम होती है, अभी उसके अंदर भी इसको किया जाना है। उसके अलावा जो आपका अमृत है, अमृत में क्या करने वाले हैं हम लोग, एक टैप कनेक्शन देने वाले हैं। हर घर में पीने के पानी के लिए अफोर्डेबल और रिलायबल पानी की सप्लाई पहुंचने वाली है। ये टूटियां वगैरह वहां पे लगाई जाएंगी, ठीक है। तो इसके लिए ये चलाया गया था, मतलब इसको हम लोग रिजुविनेशन किया है। इसको कब चलाया गया था अमृत मिशन को? 2015 में इसको चलाया गया था। और किस लिए चलाया गया था? इसको चलाया गया था कि जो 500 सिटी हैं इंडिया में, वहां पे नल के थ्रू पानी पहुंचाना है बेसिकली, क्योंकि अभी भी बहुत सारी महिलाएं हैं जो कुएं वगैरह से पानी भरती हैं, उनके घर में नल नहीं है, उनका बहुत सारा वेस्ट टाइम जो है इसलिए वेस्ट चला जाता है पानी वगैरह लेके आने में एंड ऑल दैट। अगर घर घर में पानी पहुंचेगा, साफ स्वच्छ पानी पहुंचेगा, तो हेल्थ भी इंप्रूव होगी, उनका समय भी बचेगा, राइट। चलिए आगे कहते हैं कि गोरखालैंड डिमांड होम मिनिस्टर होल्ड्स। देखिए गोरखालैंड कहाँ पे है? ये आपका वेस्ट बंगाल में पड़ता है। वेस्ट बंगाल में जो आपके दार्जिलिंग हिल्स हैं वहाँ पे जो है गोरखा लोग रहते हैं। अब गोरखा लोग जो है बहुत काफ़ी समय से अपने लिए एक सेपरेट स्टेट की डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि उनका कल्चर अलग है, उनकी लैंग्वेज अलग है, एथनिसिटी अलग है, पूरी तरह से वो वेस्ट बंगाल से बिल्कुल अलग हैं। और समस्या यहाँ पे कई सारी हैं। वेस्ट बंगाल की सरकार ने क्या किया, बांग्ला जो लैंग्वेज है उसको वहाँ पे इंप्लीमेंट कर दिया स्कूल्स वगैरह में एज ए कंपलसरी। लेकिन गोरखा लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, आप हमारी लैंग्वेज को भी प्रेफरेंस दीजिए। तो काफ़ी सारी समस्याएं वहाँ पे हिस्टोरिकली प्रॉब्लम है, जिसके लिए वो अलग स्टेट की डिमांड कर रहे हैं। कई बार उन्होंने वायलेंस वगैरह भी करने की कोशिश की वहाँ पे, तो वहाँ पे डिस्टर्बेंस हो गई थी। तो फाइनली सरकार ने अभी इनके साथ बातचीत करना शुरू किया है। तो एक देखिए ट्रिपैराटाइट क्या लिखा हुआ है, ट्रिपैराटाइट। ट्रिपैराटाइट का मतलब होता है जहाँ पे 3 पार्टीज
होती हैं। तो यहाँ पे 3 पार्टी कौन कौन सी हैं? आपकी जो है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है, ये जो आपकी गोरखा रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और यूनियन गवर्नमेंट है। तीनों मिलके जो है आपस में बातचीत करने वाले हैं। बस इसके बारे में इतना ही है। क्या बातचीत हुआ क्या नहीं हुआ वो तो हम आगे फ्यूचर वाले आर्टिकल्स में देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। आगे क्या कहते हैं, देखिए, इंडिया नीड्स 5630 गीगावाट सोलर कैपेसिटी बाय 2070 फॉर नेट जीरो एमिशन, ऐसा एक स्टडी ने कहा है। देखिए, ये नेट जीरो एमिशन क्या होता है इसके बारे में हम लोग पहले भी कई बार बात कर चुके हैं। देखिए, बता देता हूं थोड़ा सा क्या होता है। हम लोग यहां पे बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की या फिर ग्रीन हाउस गैसेस की बात कर रहे हैं। नेट जीरो का मतलब यह होता है कि जितना ग्रीन हाउस गैसेस हम लोग रिलीज करेंगे ना, उतना ही ग्रीन हाउस गैसेस को हम लोग कैप्चर करेंगे। मतलब इसको हम लोग अभी एटमॉस्फेयर के अंदर ऐड नहीं होने देंगे। तो कई बार बच्चे पूछ रहे थे कि सर ये कैप्चर कैसे करते हैं। देखिए, कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन और कार्बन कैप्चर करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। इसमें से एक तरीका होता है कि पेड़ लगाओ। जितने ज्यादा पेड़ लगाओगे उतना ही ज्यादा आप कार्बन को कैप्चर कर सकते हो। क्लीन टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हो ना, ये भी कार्बन कैप्चर करने का एक तरह का तरीका होता है। तो आईपीसीसी ने यह कहा कि अगर इस दुनिया का टेम्परेचर 2100 तक अगर वो 2 डिग्री से सेंटीग्रेड से नीचे रखना है ना, तो पूरी दुनिया को 2060 तक जो है नेट जीरो तक पहुंचना पड़ेगा। यानी कि हम लोग और ज्यादा CO2 और ग्रीन हाउस गैसेस को एटमॉस्फेयर के अंदर ऐड नहीं करेंगे। अगर आपने किया तो भैया आपकी फ्यूचर जनरेशंस की खैर नहीं। कहने का मतलब यह है। तो इंडिया इस नेट जीरो को अचीव कैसे कर सकता है? देखिए, इंडिया ने अभी दुनिया को अपना टारगेट नहीं बताया कि हम लोग नेट जीरो कब अचीव करेंगे। यूएसए ने बता दिया है, उसने कहा है कि 2050 तक कर लूंगा मैं। यूरोप ने कह दिया कि मैं 2045 तक कर लूंगा। चाइना ने भी कह दिया कि 2060 तक कर लूंगा। इंडिया ने अभी तक ये डिक्लेयर नहीं किया है कि हम लोग नेट जीरो कब अचीव करने वाले हैं। लेकिन स्टडी ये कहती है कि अगर इंडिया को अचीव करना है 2070 तक, तो इंडिया को लगभग 5500 गीगावाट पावर जो है वो सोलर कैपेसिटी से निकालनी पड़ेगी, मतलब प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। और ये सर्वे किसने किया है? काउंसिल ऑफ एनर्जी, एनवायरमेंट एंड वाटर। अगर आप प्रेजेंट स्टेटस की बात करो, इंडिया में प्रेजेंटली हम लोग 100 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी रीन्यूएबल एनर्जी से हम लोगों को मिलता है, जिसमें आपका विंड भी है, सोलर भी है, दूसरे तरीके भी आते हैं, जिनमें से 40 गीगावाट हमारा आता है कहां से? सोलर से आता है। तो आउट ऑफ 100 गीगावाट 40 आता है सोलर से और बाकी आता है विंड से या जियोथर्मल, दूसरे तरीके से आता है। इंडिया का टारगेट है कि हम लोग 2030 तक 450 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से हम लोग प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन सोच के देखो, 2030 का टारगेट है कितना? 450, और 2070 का टारगेट कितना हो जाइए? 5500 गीगावाट। कितना ज्यादा फर्क है? 10 गुना से भी ज्यादा का फर्क है। इसका मतलब आने वाले 40 साल में इंडिया को कितना, कम से कम 10 गुना ज्यादा सोलर पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी अगर इंडिया को नेट जीरो अचीव करना है तो। उसके अलावा 2040 तक इंडिया को अपने पीक पे पहुंचना पड़ेगा। पीक का मतलब ये होता है कि जहां पे आपकी जो ग्रीन हाउस गैसेस को एमिशन होता है वो मैक्सिमम होता है, उसके बाद वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। तो 2040 तक हम लोगों को पीक पे पहुंचना है और 2040 से लेकर 2060 तक हम लोगों को रिड्यूस करना है और फाइनली 2070 तक इंडिया को नेट जीरो पे पहुंचना है अगर दुनिया के टेम्परेचर को 2 डिग्री से नीचे रखना है तो ये थोड़ा सा सर्वे है नेट जीरो के बारे में। आपको पहले भी पता था, ग्रीन हाउस गैसेस एंड क्लाइमेट चेंज, यू वेरी वेल नो दैट। ओके, चलिए आज का एडिटोरियल क्या कहता है? आज का एडिटोरियल कहता है बिग टेक एंड आवर किड्स। इसको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको हम लोग पहले कर चुके हैं, ठीक है। हम लोग क्या कर सकते हैं? ग्रोथ फर्स्ट, आरबीआई इज ग्रैपलिंग विद मल्टीपल चैलेंज। ग्रैपलिंग का मतलब होता है कि उसके अंदर फंस गया है, वो उसने इसको पकड़ लिया है, मतलब कंफ्यूजन में है बेचारा। फॉर नाउ इट हैज मेड इट्स प्रायोरिटी क्लियर। देखिए, वैसे एकदम कोर इकोनॉमी का टॉपिक है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक यहाँ पे इन्वॉल्व हैं इस छोटे से एडिटोरियल में, जिसमें हम लोग इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, मॉनेटरी पॉलिसी की बात कर रहे हैं, हम लोग लिक्विडिटी की बात कर रहे हैं, हम लोग इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं। छोटे छोटे बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक छोटे से आर्टिकल में यहाँ पे इन्वॉल्व किए गए हैं, लेकिन मैं आपको ब्रीफली यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए, एक होती है ग्रोथ और एक होता है इन्फ्लेशन, राइट।
एक होता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन कब होता है? जब मार्केट में लिक्विडिटी ज़्यादा हो जाती है, यानी कि मार्केट में जब मनी सप्लाई ज़्यादा, मनी सप्लाई का मतलब ही लिक्विडिटी होती है, और मनी सप्लाई का कंट्रोल किसके हाथ में होता है? आरबीआई के हाथ में होता है। तो आरबीआई इसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी का यूज करके आरबीआई मार्केट में पैसे को कम या ज़्यादा उसको कर सकती है। एक हमारे पास होता है ग्रोथ। मार्केट में ग्रोथ तब होती है जब मार्केट में डिमांड होती है, और डिमांड तब होती है जब मार्केट में पैसा ज्यादा होता है, मनी सप्लाई ज्यादा होती है। तो यहां पे आरबीआई के सामने एक धर्म संकट है। धर्म संकट यह है कि अगर आरबीआई ग्रोथ के ऊपर फोकस करे तो उसको मनी सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा, और अगर आरबीआई मनी सप्लाई बढ़ाता है तो इन्फ्लेशन भी बढ़ जाता है। तो ग्रोथ के बीच में और इन्फ्लेशन के बीच में आरबीआई बड़ा कंफ्यूज, एक तरफ कुआं है एक तरफ खाई है। ग्रोथ पे फोकस करे तो महंगाई बढ़ती है, महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश करे तो ग्रोथ कम हो जाती है। तो ये जो बीच में जो कंफ्यूजन होता है ना, आरबीआई के लिए बहुत ही ज्यादा एक धर्म संकट का एक विषय होता है। तो आरबीआई क्या करती है? महात्मा बुद्ध के रास्ते पे चलती है। महात्मा बुद्ध ने क्या कहा था? मिडल पाथ, बीच का रास्ता अपनाइए। ना तो बहुत ज्यादा ग्रोथ पे फोकस कीजिए और ना ही बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन पे टारगेट कीजिए। तो ये जो है एक बीच का रास्ता होता है। आरबीआई ने भी इसी बीच के रास्ते को अपनाया है। आरबीआई ने भी क्या किया था? जी सैक एक्विजिशन प्रोग्राम शुरू किया था, जो हमने लोगों ने 2 दिन पहले भी किया था। इसका मतलब ये होता है कि आरबीआई मार्केट से गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीद रही है और मार्केट में सप्लाई कर रही है पैसे को। इस समय आरबीआई का जो फोकस है वो ज्यादा ग्रोथ के ऊपर है। आरबीआई का कहना है कि देखिए, इन्फ्लेशन अभी अगले 2-3 महीने इन्फ्लेशन को साइड में रख दीजिए, ग्रोथ पे फोकस कीजिए, क्योंकि कोविड-19 की वजह से इंडिया की ग्रोथ काफी ज्यादा नीचे चली गई थी। तो पहले हम लोग ग्रोथ पे फोकस करेंगे, बाद में हम लोग इन्फ्लेशन के ऊपर फोकस करेंगे। तो इस पूरे आर्टिकल का बेसिक निचोड़ यही है। तो आरबीआई ने अभी मॉनेटरी पॉलिसी को ज्यादा चेंज नहीं किया है। ग्रोथ और इन्फ्लेशन में से फिलहाल आरबीआई ने ग्रोथ को सिलेक्ट किया है। ठीक है, तो यही थोड़ा सा था। देखिए आगे कहता है चैटिंग विद द कॉर्बेट घोस्ट की, तो कोई फालतू का आर्टिकल है, कोई आपको करने की जरूरत नहीं है। आगे कहता है कि व्हाई वी नीड्स सबेट्योर्स। देखिए यहाँ पे एक ऐसे का टॉपिक भी आपका बन सकता है, एक आपका जीएस का टॉपिक भी बन सकता है। वो आपसे सीधा सा पूछ सकता है कि इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया, इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया। अगर ये ऐसे आपके सामने आ जाए तो उस ऐसे में आप क्या क्या लिखोगे? देखिए इसमें डेफिनेटली आप बहुत सारे डायमेंशन कवर कर सकते हो। इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया, आप इसमें सोशल इम्पैक्ट बता सकते हो, पॉलिटिकल इम्पैक्ट बता सकते हो, इकोनॉमिकल इम्पैक्ट बता सकते हो, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बता सकते हो, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट बता सकते हो। बहुत सारे इम्पैक्ट आपके पास बताने को होंगे, जिसमें आप पॉजिटिव इम्पैक्ट भी बता सकते हो, नेगेटिव इम्पैक्ट भी बता सकते हो। तो इसी कड़ी में छोटा सा हमारे पास जो कंटेंट है वो यहाँ इस आर्टिकल से आपको मिल जाएगा। देखिए अभी क्या है, अमेरिका में एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई। वहाँ पे एक मैडम थी जो फेसबुक में काम करती थी, वो अभी विसल ब्लोअर बन के सामने आई हैं। उन्होंने कहा है कि फेसबुक जो इंस्टाग्राम को भी ऑन करता है, जो आपके व्हाट्सएप को भी ऑन करता है, और फेसबुक तो खैर है ही, उन्होंने कहा है कि फेसबुक को ये पता है कि उनके इन प्लेटफॉर्म की वजह से एथनिक वायलेंस होता है। फेसबुक को ये पता है कि इंस्टाग्राम का यूज करने से जो यंग बच्चे हैं, स्पेशली गर्ल्स, उनके अंदर डिप्रेशन आता है। उसके बावजूद भी फेसबुक कोई भी एक्शन नहीं लेता है, ऐसा उस रिपोर्ट में कहा गया। जो वहां की विसल ब्लोअर थी, उन्होंने ये इल्जाम लगाया है फेसबुक के ऊपर। हालांकि फेसबुक तो डेफिनेटली इसको बोलेगा ही, खैर वो बात अलग है। लेकिन एक क्वेश्चन इन्होंने यहां से पूछा है। क्वेश्चन ये पूछा है कि देखिए फेसबुक उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि फेसबुक अगर उसको कंट्रोल करेगा तो फेसबुक का प्रॉफिट कहां जाएगा भैया? चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, इन चीजों, इनकी अर्निंग कहां से होती है? इनकी अर्निंग होती है कि कोई इंसान कितना ज्यादा समय स्क्रीन के ऊपर स्पेंड कर रहा है। उस स्क्रीन के ऊपर वो कब स्पेंड करेगा? जब उसको आप एक डिफरेंट तरह का कंटेंट दिखाओगे। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि फेसबुक दुनिया लोगों को बोले कि नहीं देखो स्क्रीन के ऊपर मत जाओ। अरे भैया उनका इनकम कहां से होगा? तो फेसबुक तो इस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकता। क्या गवर्नमेंट इसको कंट्रोल कर सकती है? यहां पे ये बड़ा क्वेश्चन है। देखिए जो काम फेसबुक कर रही है वही काम गवर्नमेंट भी करती है। पेगासस स्नूपिंग हमारे सामने सिंपल से एक एग्जांपल आता है। गवर्नमेंट फेसबुक को बोल ही नहीं सकती कि आप कंट्रोल कीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट खुद इस तरह के टेक्निक्स को यूज करते हैं। पेगासस का यहां पे इन्होंने एग्जांपल दिया कि कैसे पेगासस का यूज करके लोगों की प्राइवेसी और डिग्निटी के ऊपर अटैक किया गया
है ना। और पेगासस इतना सफिस्टिकेटेड एक सॉफ्टवेयर है, सपोज करिए फ्यूचर में पेगासस से भी ज़्यादा अगर सोफिस्टिकेटेड अगर सॉफ्टवेयर आ जाएं तो किस तरह से गवर्नमेंट उनको अपने ही सिटीजन्स के अगेंस्ट में या अपोजिशन पार्टी के लीडर के अगेंस्ट में या साइंटिस्ट लोगों के, जर्नलिस्ट लोगों के अगेंस्ट में यूज कर सकती है। इसका एक एग्जांपल दिया है इन्होंने भीमा कोरेगांव। भीमा कोरेगांव में कुछ लोगों को अरेस्ट किया था, उनके ऊपर यूएपीए लगा दिया गया, सेडिशियस एक्ट लगा दिया गया, और एक रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट में यह कहा गया कि भीमा कोरेगांव का जिन लोगों को अरेस्ट किया गया है ना, उनके मोबाइल के अंदर, उनके लैपटॉप के अंदर सरकार ने एक्सटर्नल ऐसे एविडेंस, ऐसे डॉक्यूमेंट प्लांट किए थे जो उनको पता नहीं था, और जिन डॉक्यूमेंट के आधार पे सरकार ने इनको गिरफ्तार किया। ऐसा किसने कहा था? आर्सेनल कंसल्टिंग ने कहा। तो ये कितना बड़ा खतरा है। सपोज करिए फ्यूचर में सरकार इस तरह की चीजों को ज्यादा से ज्यादा, देखिए अगर सीधी सी बात है कि अगर सरकार चाहे तो मुझे आज सरकार अरेस्ट कर सकती है, उसको कुछ नहीं करना है। सरकार को मेरा मोबाइल हैक करना है, मेरा लैपटॉप हैक करना है, और मेरे लैपटॉप हैक करके मेरे लैपटॉप में कुछ ऐसा मटेरियल डाल देगा जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं है। जो हो सकता है कोई पाकिस्तान के कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट यहाँ पे डाल दिए, कोई आर्मी के सीक्रेट डॉक्यूमेंट डाल दिए गए, और सरकार मेरे ऊपर इल्जाम लगा सकती है कि देखो ये आदमी तो एंटी नेशनल एक्टिविटी कर रहा था। कितना आसान है आज के समय में किसी को अरेस्ट करना, और आप कुछ बोल भी नहीं पाओगे क्योंकि वो बिल्कुल एज अ एविडेंस वो कोर्ट के सामने पेश किए जा सकते हैं। खैर मैं तो एक आम आदमी हूं तो शायद मेरे अगेंस्ट में ये सब ना हो, लेकिन सपोज करो कोई अपोजिशन लीडर है या कोई जर्नलिस्ट है जो सरकार के अगेंस्ट में बात करता है, उसके अगेंस्ट में कितना आसान है आज के समय में। और सिर्फ हम इंडियन गवर्नमेंट की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग पूरा वर्ल्ड ओवर इस तरह की बातें कर रहे हैं। अमेरिका में भी इस तरह की चीज़ें आती हैं, फ्रांस में भी आती हैं, हर जगह पे सरकार इस तरह का काम कर रही है। खैर आगे वाली न्यूज कहती है द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग कंट्रोवर्सी। ये आर्टिकल बहुत पुराना है, पहले भी हम इसको लोग कर चुके हैं। सारा मामला आता है इस मैडम का, इनका नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। ये पहले, अभी तो देखिए आईएमएफ के अंदर है, पहले ये वर्ल्ड बैंक की एमडी हुआ करती थी। एमडी मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर हुआ करती थी। उस समय इन्होंने वर्ल्ड बैंक में कुछ हेरा फेरी की थी, पैसे की हेरा फेरी नहीं की थी, कुछ और हेरा फेरी की थी। क्या थी? देखिए वर्ल्ड बैंक एक रिपोर्ट इशू करता था, अभी तो उसने डिसकंटिन्यू कर दिया है, जिसे कहा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के अंदर जो डेटा यूज किया जाता है, जो इसकी रैंकिंग होती है, उसमें इन मोहतरमा ने गड़बड़ किया था। इन्होंने चाइना की रैंकिंग को जानबूझ के इंप्रूव किया था। इन्होंने पॉलिटिकल रीजन की वजह से जानबूझ के इंप्रूव किया था। और ये किसने बताया? एक नोबेल प्राइज विनर थे भैया, जिनका नाम था रोमर। ये उस समय वर्ल्ड बैंक में काम करते थे। इन्होंने वर्ल्ड बैंक से रिजाइन किया। रिजाइन करने के बाद इन्होंने बताया कि ये मोहतरमा वर्ल्ड बैंक के अंदर क्या कर रही हैं, पॉलिटिकल रीजन की वजह से चाइना की रैंकिंग को इंप्रूव करके दिखा रही हैं। उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद वर्ल्ड बैंक ने एक बहुत बड़ी लॉ फर्म है जिसका नाम है विल्मर हेल, इन्होंने इनको हायर किया, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट में यह पाया कि एक्चुअली में क्रिस्टलिना ने इस तरह का फ्रॉड किया था। इन्होंने अपनी पोजीशन का मिसयूज करके चाइना की रैंकिंग को जबरदस्ती इंप्रूव किया था, क्योंकि चाइना वर्ल्ड बैंक में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा शेयर होल्डर है। पहला है यूएसए, दूसरा है जापान, और तीसरा आ जाता है चाइना। तो चाइना का काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस था, और सिर्फ चाइना का ही नहीं, सऊदी अरेबिया, यूएई और अजरबैजान, इनकी रैंकिंग को भी वहां पे चेंज किया गया था। अब जब ये खबर बाहर आई तो पूरी दुनिया में हलचल मच गई। क्यों मच गई? क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बहुत बड़े पैमाने पे यूज किया जाता है। देखिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या करता है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है ना, कई सारी चीजें कंसिडर करता है। जैसे किसी कंट्री के अंदर बिजनेस कैसे स्टार्ट होता है, हाँ, कितना ज्यादा कॉस्टली होता है, कितने डिपार्टमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है, कितना कॉम्प्लेक्स वहां पे प्रोसीजर है। बेसिकली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये बताता है कि उस कंट्री में बिजनेस करना कितना आसान है, कितना डिफिकल्ट है। अगर किसी कंट्री की रैंकिंग अच्छी है तो वहां पे इन्वेस्टर्स को ये संदेश जाता है कि आप इस कंट्री में इन्वेस्ट कीजिए। तो सोचने की बात है, अगर चाइना का रैंकिंग दिखा दिया गया है ज्यादा, तो दुनिया भर के इन्वेस्टर तो चाइना की तरफ चले जाएंगे। बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाइना के अंदर इन्वेस्ट किए जाएंगे। अगर इंडिया की रैंकिंग अच्छी आती है तो इंडिया के अंदर भी ऐसा ही होगा, लेकिन इंडिया का तो यहां पे खैर कोई नाम आया नहीं है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि क्या जो वर्ल्ड बैंक की जो रैंकिंग है, क्या ये रिलायबल है? इसका आंसर है नो, रिलायबल नहीं है। क्योंकि वर्ल्ड बैंक
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए जो डेटा कलेक्ट करता है उस डेटा को कलेक्शन करने में ही गड़बड़ है। एग्जाम्पल आपको देता हूं, जैसे जब इंडिया का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग निकाला जाता है ना, तो सिर्फ 2 सिटीज मुंबई और दिल्ली को कंसिडर किया जाता है। तो इन 2 सिटीज के बेसिस पे आप कैसे कह सकते हो कि पूरे इंडिया का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट अच्छा है या बुरा है? भैया इंडिया में तो कितनी सारी सिटीज हैं। तो पहली बात, इनका जो डेटा है ना वो बहुत ज्यादा नैरो है। जैसे चाइना में बीजिंग और शंघाई, इन 2 सिटीज को कंसिडर किया जाता है। तो इनका जो डेटा कलेक्ट करने का जो तरीका है ना यार, उसी में बहुत सारी गड़बड़ है। तो पहले तो इसका मतलब यह है कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग की रिपोर्ट आती है उसमें बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं है। लेकिन इससे होता क्या है? इससे यह होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, जैसे मान लो अभी इंडिया की अगर बात करो, तो जैसे मोदी सरकार की अगर बात करें, एग्जांपल लें, तो इन्होंने मुंबई में और दिल्ली में बहुत सारे एफर्ट लिए हैं कि वहां पे बिजनेस का माहौल बने। अब उन 2 सिटीज के बेसिस पे इंडिया का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग इंप्रूव हो गया। तो इससे पॉलिटिकल पार्टीज ये कह सकती हैं कि देखो देखो, मैंने इंडिया में कितना सारा काम किया है, मेरी मेरी रैंकिंग भी इंप्रूव हो रही है। पॉलिटिकल पार्टीज को भी वो लोग बोल सकते हैं कि तूने देश में कुछ नहीं किया, हम लोगों ने तो इतना इंप्रूव किया, देखो इंडिया की रैंकिंग इंप्रूव हो रही है। लेकिन भैया वो जो रैंकिंग इंप्रूव हो रही है ना, वो सिर्फ 2 ही सिटीज के नाम पे तो हो रही है। चेन्नई का क्या, कलकत्ते का क्या, अहमदाबाद का क्या, बेंगलुरु का क्या, और भी तो सिटी है ना देश में। इसी वजह से जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो डेटा कलेक्ट करने की जो मेथोडोलॉजी है ना, वो अपने आप में ही काफी ज्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ऐसा पहली बार है कि वर्ल्ड बैंक में ये कंट्रोवर्सी हुई हो? मुझे तो ये पढ़ के बड़ी हैरानी हुई। 2011 में, 2004 में, 2012 में अगर आप देखोगे तो इससे पहले भी वर्ल्ड बैंक के काफ़ी सारे जो एमडी रहे हैं, सीईओ रहे हैं, वो कंट्रोवर्सी में रहे हैं। खैर ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा बस आपको मुझे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में बताना था। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो रिपोर्ट है ना, ये 2002 में शायद ये स्टार्ट हुई थी। आप थोड़ा सा मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि कब ये रिपोर्ट स्टार्ट हुई थी। मुझे एग्जैक्ट मेरे ध्यान नहीं है, शायद ये 2002 में या 2012 में स्टार्ट हुई थी। खैर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कब स्टार्ट हुई थी। ठीक है, आपके लिए भी क्वेश्चन हो जाएगा, थोड़ा सा देख लीजिए। आगे क्या कहता है? आगे कहता है द वाई गवर्नमेंट प्रपोजेस टू रीडिफाइन फॉरेस्ट एंड द कंसर्न दिस रेजेस। देखिए, अभी लास्ट टाइम हमारा जो फॉरेस्ट एक्ट था ना, वो 1988 में अमेंडमेंट किया गया था। हमारा जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है 1988 में उसको अमेंड किया गया था। लाइक 30-32 साल हो गए हैं। अब यहाँ पे समस्याएं क्या हैं, कुछ चीजें आपको मैं बताता हूँ। ऐसे हम लोग पहले भी इसको कर चुके हैं। यहाँ पे समस्या है फॉरेस्ट को डिफाइन करने की। फॉरेस्ट को डिफाइन करने की एक चीज है यहाँ पे। देखिए, अगर कोई डिपार्टमेंट या सरकार या कोई प्राइवेट इंडिविजुअल अगर वो फॉरेस्ट लैंड को किसी और पर्पस के लिए अगर उसको यूज करना चाहता है, तो उसको सेंटर की परमिशन लेनी पड़ेगी। ऐसा पुराने एक्ट में था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये डिसाइड कर दिया था। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इसकी डेफिनेशन को इंक्रीज कर दिया। कैसे कर दिया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी ऐसा लैंड, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो, अगर उसके ऊपर कुछ पेड़ लगे हुए हैं पिछले 8-10 साल से, तो उसको फॉरेस्ट डिक्लेयर किया जा सकता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ ओनरशिप। इसका मतलब यह है कि सपोज करो मेरे पास 10 एकड़ जमीन है और वो खाली पड़ी हुई है और उसके अंदर पेड़ है, अपने आप ही पेड़ तो खुद ही उग जाते हैं, तो सरकार उसको फॉरेस्ट डिक्लेयर कर सकती है। और एक बार उसको सरकार ने फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया ना, चाहे वो मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर ही क्यों ना हो, मैं उस फॉरेस्ट को काट नहीं सकता। मुझे पहले डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। अब आप सोच रहे हो सर ये क्या बात हुई, वो तो आपकी प्राइवेट लैंड है, जो मर्जी कीजिए। यही तो रूल है फॉरेस्ट एक्ट के अंदर, आप ये नहीं कर सकते। दूसरी बात, कई हजारों एकड़ जमीन हमारा जो रेलवे डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, उसने बहुत साल पहले उसको अक्वायर किया था अलग अलग पर्पज के लिए। लेकिन अभी वहां पे पेड़ पैदा हो गए, जिसकी वजह से वो लैंड जो खाली पड़ी हुई थी उसको फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया गया। अब वो फॉरेस्ट डिक्लेयर हो गया, उसका कोई ऐसा कोई खास इकोनॉमिकल यूज तो है नहीं। और अगर रेलवे डिपार्टमेंट वगैरह उसको किसी और पर्पज के लिए यूज करना चाहते हैं तो उसको पहले परमिशन लेनी पड़ती है। तो इसका मतलब यह है कि हमारे यहाँ पे जो फॉरेस्ट एक्ट था काफी ज्यादा स्ट्रिंजेंट था। तो इस बार सरकार ने बोला कि देखिए, हम लोग इसको थोड़ा सा ढिलाई इसमें देने वाले हैं। जो प्राइवेट फॉरेस्ट एक्ट है उसको हम लोग, देखिए उन्होंने ऐसी कुछ कैटेगरी बना दी जिसके लिए आपको परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे मान लो मैं कोई प्राइवेट पर्सन हूं, मेरे यहाँ पे कोई फॉरेस्ट लगा हुआ है, या जो
तो मुझे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे कोई डिफेंस प्रोजेक्ट अगर आपको लगाना है बॉर्डर वाले एरिया में, तो वहां से आपको सरकार की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, जंगल को काट सकते हो। ऑयल एंड नेचुरल गैस एक्सट्रैक्शन के केस में आप उसको काट सकते हो। स्ट्रिप प्लांटेशन जैसे होता है ना, जैसे आपके जो सड़कें वगैरह होती हैं उसके आसपास जो पेड़ लगाए जाते हैं, सफेदे के ये पेड़ लगाए जाते हैं, उसको स्ट्रिप प्लांटेशन के तहत लगाया जाता है। तो उनकी अगर आपको कटाई करनी है उसके लिए भी आपको परमिशन वगैरह लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि अभी सरकार ने फॉरेस्ट एक्ट को काफी ज्यादा ढिलाई दे दी है, लेकिन इसको लेके काफी ज्यादा कंसर्न भी है। कंसर्न ये है कि अगर इसमें हम लोगों ने ढिलाई दे दी ना, तो बहुत सारा हजारों एकड़ जो फॉरेस्ट लैंड है इंडिया में वो अभी कमर्शियल पर्पज के लिए यूज होने लगेगी। अगर आप उत्तराखंड का एग्जांपल लो, उत्तराखंड में लगभग 4% जो फॉरेस्ट है वो प्राइवेट फॉरेस्ट है। इसका मतलब ये है कि अगर वहां पे लोग आजकल को जंगल काट के वहां पे होटल बनाने लगे या कुछ और बनाने लगे तो उनको परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे जो हमारा फॉरेस्ट है वो डिस्ट्रॉय होगा। फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय होगा तो हमारी जो वाइल्ड लाइफ है, जैसे एलिफेंट है, टाइगर है, लेपर्ड है, वो भी इंपैक्ट होंगे। इसी वजह से जो एनवायरमेंटलिस्ट लोग हैं वो थोड़ा सा इसको लेके कंसर्न हैं। लेकिन कुछ इस एक्ट के अंदर कुछ पॉजिटिव चीजें भी हैं। जैसे फॉरेस्ट की जो डेफिनेशन है ना, वो पहले काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग थी, तो इस एक्ट में फॉरेस्ट की डेफिनेशन को काफी ज्यादा क्लियर कर दिया गया है। और भी कुछ चीजें हैं इसके अंदर जो अच्छी हैं, लेकिन ज्यादातर जो एनवायरमेंटलिस्ट लोग हैं इसको अपोज ही कर रहे हैं। तो थोड़ा सा ही आपको बताना था इसके बारे में, ठीक है, आप इसको अपने हिसाब से देख लीजिए। खैर, तो हाँ, थोड़ा सा आप इसको भी देख सकते हो। देखिए क्या कहता है, सेशन कोर्ट अपहेल्ड ऑर्डर टू डिटेन HIV पॉजिटिव वुमेन इन द प्रोटेक्शन होम। देखिए ये एक एग्जांपल है। देखिए राइट टू मूव हमारा फंडामेंटल राइट है, लेकिन फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट तो नहीं होते हैं। फंडामेंटल राइट के ऊपर तो आप लोग रिस्ट्रिक्शन सरकार लगा सकती है। मूवमेंट के ऊपर देखिए, एक वुमन है जो HIV पॉजिटिव है, उनको जो है एक डिटेन किया गया है, मतलब उनकी मूवमेंट के ऊपर रोक लगा दी गई है। तो ये केस चला गया सेशन कोर्ट में। सेशन कोर्ट ने कहा कि सरकार ने जो ये रोक लगाई है उसकी मूवमेंट के ऊपर, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि वो HIV पॉजिटिव हैं और सोसाइटी की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए उनको डिटेन किया जा सकता है। क्या ऐसा ना हो कि कल को सोसाइटी में वो बाहर जाएं, वो किसी के साथ इंटरकोर्स करें, उनको भी HIV पॉजिटिव होने का खतरा है। तो इसीलिए HIV पॉजिटिव वुमेन जो है या मेल कोई भी है, उसका फंडामेंटल राइट है ना, जो राइट टू मूव है ना, उसके ऊपर को करटेल किया जा सकता है। खैर अभी तो ये सेशन कोर्ट में ही आया है, कल को जब ये हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तब काफी इंटरेस्टिंग रहेगा ये देखना कि क्या ये हेल्थ ग्राउंड पे भी हम लोग फंडामेंटल राइट को जो है रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे वाली न्यूज कहती है कि पावर मिनिस्टर अलाउज यूटिलिटीज टू इंपोर्ट। देखिए ये सबको पता है कि इंडिया में कोल की किल्लत चल रही है, तो पावर मिनिस्ट्री ने अलाउ कर दिया है कि प्राइवेट जो बड़े बड़े जो पावर मेकर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, उनको बोल दिया है कि आप 10% कोल को इंपोर्ट से आप खरीद सकते हो, डोमेस्टिक खरीदने की जरूरत नहीं है। क्योंकि इंडिया में इस समय डोमेस्टिक कोल की काफी ज्यादा किल्लत चल रही है, तो इंपोर्ट करके वो काम चला सकते हैं। समस्या ये है कि जो इंपोर्टेड कोल है ना वो थोड़ा सा महंगा है, और महंगे होने की वजह से यहाँ पे बिजली भी महंगी हो सकती है। लेकिन अभी तक सरकार ने कहा है कि कुछ समय के लिए 15-20 दिन के लिए आप उसका यूज कर सकते हो। अगर बिजली थोड़ी बहुत महंगी होती भी है तो उसका हम लोग टेक केयर कर सकते हैं, ठीक है। आगे कहता है कि सेंट्रम भारत पे गेट लाइसेंस टू सेट अप द स्मॉल फाइनेंशियल बैंक। स्मॉल फाइनेंशियल बैंक वो बैंक होते हैं जो छोटी छोटी नीड्स के लिए लोगों को पैसा देते हैं, बहुत बड़ी बड़ी नीड्स के लिए पैसा नहीं देते हैं। तो इस समय रिजर्व बैंक ने लाइसेंस दिया है, किसको लाइसेंस दिया है? सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विस और भारत पे, ये दोनों मिलके आपस में एक स्मॉल फाइनेंशियल बैंक ओपन करने वाले हैं। आरबीआई ने 6 साल के बाद किसी को इस तरह का लाइसेंस दिया है। इससे पहले सरकार ने लाइसेंस दिया था बंधन बैंक को, इस तरह का लाइसेंस दिया गया था, ठीक है। तो उसी के बारे में था थोड़ा सा, ये आपको पता होना चाहिए कि स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होते हैं, और एग्जाम्पल में आपको पता होना चाहिए कि किसको ये लाइसेंस मिला है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप वर्ल्ड में जाते हो तो इंडिया के पर्सपेक्टिव से कोई खास न्यूज़ यहाँ पे नहीं है, क्योंकि हम लोग सिर्फ वही न्यूज़ को पढ़ते हैं जो हमारे एग्जाम के और इंडिया के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसको आप सभी को यहाँ पे नेगलेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा जो स्पोर्ट्स न्यूज़ है, स्पोर्ट्स न्यूज़ को आप जनरली छोड़ सकते हो, लेकिन इस बार यूपीएससी में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं स्पोर्ट्स से। खैर वो एक अलग तरह के क्वेश्चन है, आप क्रिकेट वगैरह ये खबरें जानना हमारे लिए कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो यही है आज का एनालिसिस। अगर आपका एनालिसिस ठीक ठाक लगता है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपको इंस्टाग्राम ज्वाइन करना है तो उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, इसका नंबर आपको दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे एक मैसेज छोड़ें और आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।